हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है, चलिए आज मैं फिर जयसिंह सर एक बार फिर नया वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था। ठीक है, उस पर चर्चा की थी। आज उसी से रिलेटेड दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए। ये दोनों डेरिवेशन यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो इन दोनों डेरिवेशंस को आज बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा। बस आपको सिर्फ लास्ट तक वीडियो देखना है, हर बच्चे को ये डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और इसके बाद हम लोग एक्सियल लाइंस पे भी पढ़ेंगे और इक्वेटोरियल लाइन पे भी पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है, तो दो वीडियो पढ़ना है, एक एक्सियल लाइन पर और एक इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी निरक्षीय स्थिति जिसे कहते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन यूपी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज इन्हीं पे डिस्कस करेंगे और इन दोनों डेरिवेशंस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के पहले मैं बच्चों से कुछ चीज़ों पे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन चीज़ों के बगैर आपको ये डेरिवेशन नहीं आएगा। तो हम चर्चा करते हैं, देखिए उन पॉइंट को ध्यान देना है सारे बच्चों को। तो वो चर्चा वाले शब्द क्या होंगे वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो सारे बच्चों को पता है इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर डिफरेंट होता है, एक माइनस और एक प्लस होता है, लेकिन दोनों के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो दूरी कितनी होती है, 2l, अल्प दूरी 2l होती है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा आ गया। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दोनों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं कैसे P से प्रेजेंट करता हूँ, ये बात पिछले वीडियो हमने पढ़ा था। और ये किसके बराबर होता है, दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले लो और उसमें दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणा कर दो, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। इसके बाद तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं यहां पे एक चार्ज बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, चार्ज। तो अब इसको हम पॉइंट चार्ज मानते हैं। अब इस पॉइंट चार्ज से कितनी r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो अब बताओ इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, यानी इस फार्मूले को ऐसे लर्न करना है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज यानी आवेश और बटे आवेश से जो दूरी होती है उस दूरी का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोल्ड के एलोंग यानी उसी के अनुदिश मानी जाती है। तो जैसे मैं पॉइंट P पे एक प्रैक्टिकल चार्ज रख दूं, जैसे मैं आपको एक ट्रिक और भी बताना चाहता हूं, यदि किसी बच्चे को किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो तो उस पॉइंट पर वो एक प्रैक्टिकल चार्ज रख दिया करें और फिर ये देखो कि इस प्रैक्टिकल चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन किधर है। जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो ये देखिए पॉइंट चार्ज है, मैंने पॉइंट P पे क्या रखा, प्रैक्टिकल चार्ज। तो ये वाला चूंकि प्लस चार्ज बड़ा है ना, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, रिपेल करेगा, चूंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये वाला आवेश इस प्रैक्टिकल चार्ज को दूर भगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। ठीक है, तो ये भी चर्चा क्लियर हो गई। और इसके बाद चौथी चर्चा, क्योंकि इन चर्चाओं के बगैर हम इस डेरिवेशन को अच्छे से रीड नहीं कर सकते हैं। चौथी क्या है, यदि मुझे वेक्टर के बारे में बता दे, यदि किसी पॉइंट पर दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर, यदि दोनों वेक्टरों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास फोर्स है, एक वेक्टर है F1 फोर्स और ये है F2 फोर्स, और किसी एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन पे लगे हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड फोर्स होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी सम,
यानी दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल आएगा। यदि इसी पॉइंट पे दोनों फोर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कहां पर होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता, मतलब घटा दिया जाता है। तो जैसे सपोज करो हमारा F2 बड़ा है तो F2 में F1 को घटा देंगे और डायरेक्शन जो होगी रिजल्टेंट फोर्स की वो बड़े फोर्स की ओर आती है, और इसमें जिसमें सम करते हैं तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स आता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन में होता है, ठीक। और यदि किसी पॉइंट पे दो वेक्टर एक दूसरे से किसी एंगल पे कार्य कर रहे हैं, देखिए यहां पे दोनों फोर्सेस, दोनों वेक्टर कहां थे? एक ही डायरेक्शन में, तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालता? दोनों को सम कर देते हैं, उसका डायरेक्शन कहां आता है? उन्हीं वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। यदि किसी पॉइंट पे दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे हैं तो बताइए रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट यानी घटा दिया जाता है और डायरेक्शन बड़े वेक्टर की ओर होती है। और यदि किसी पॉइंट पे हमारे दोनों वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर क्या हैं, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ किसी एंगल थीटा पर है, तो देखिए ना तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे हैं और ना ही दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, तो इस केस में क्या करते हैं, इन वेक्टरों के कंपोनेंट्स निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कंपोनेंट्स निकाला जाता है। तो ये एक स्पेशल मैथमेटिक्स से सॉल्व होते हैं वेक्टर हमारे। तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्लास 11th में कि वेक्टरों को जोड़ने, घटाने, ऐड, सम करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक विशेष मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है जिसे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने जो चर्चा की ये सारी चर्चाएं बच्चों को आनी चाहिए, इन पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि इनके बगैर आप इन डेरिवेशंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। आपको रटना नहीं है, समझना है, कॉपी पेन में अपने आप करना सीखना है, देखना बहुत जल्दी से आप सीख जाएंगे। तो फिर से एक बार मैं चर्चा कर दूं, रिपीट कर दूं, रिमाइंड कर दूं सारे बच्चों को। इलेक्ट्रिक डायपोल सबसे पहले बनाना क्या होता है? माइनस चार्ज प्लस चार्ज बीच की दूरी 2l होती है तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश में दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का मल्टीपल कर दो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है और इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अदर पॉइंट पे, किसी अन्य बिंदु पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वल होता है 1/4πε0 चार्ज अपान दूरी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर वेक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देखा। यदि किसी पॉइंट पे दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे सम करके निकाला जाता है। यदि किसी पॉइंट पे दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है, ठीक। डायरेक्शन बड़े वेक्टर की ओर होती है और यदि किसी एंगल पे होते हैं तो इनके कंपोनेंट्स निकाल करके इनको हम करते हैं। तो इन सारी चीजों का समावेश हम इस थ्योरी में करेंगे और इसके बाद लास्ट में मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ते होंगे तो लगभग उनको मैथ आती होगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन सारी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे और अभी देखेंगे हम लोग कैसे डेरिवेशन सॉल्व होता है, ठीक है। तो सारे बच्चे कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बना रहेगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्टों का यहाँ यूज कैसे करते हैं, तो चलिए आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो सारे बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, समझेंगे और बात को नोट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल की कौन सी अक्षीय स्थिति पर मुझे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, तो हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं थोड़ा सा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया, तो ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज हो गया, बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l हो गई। अब ये जो लिखा हुआ है अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल लाइन, ये क्या होती है, तो एक्सियल लाइन में आप सारे बच्चों को बताना चाहता हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस बच्चों को याद करना एक्स अक्ष और ये क्या होती है, वाई अक्ष। तो जो हमारा अक्षीय स्थिति होती है वो एक्स अक्ष को बोला जाता है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश
जो लाइन ड्रॉ की जाती है वही कहलाती है एक्सियल पोजीशन। तो देखो माइनस चार्ज को मैंने प्लस चार्जेस से मिला दिया, तो अब इस लाइन को जो दोनों चार्जेस को मिला रही है, दोनों चार्जेस के सेंटर को मिला रहे इलेक्ट्रिक डायपोल में, इस लाइन को आगे बढ़ा दो। तो देखो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये एक्सियल पोजीशन आ गई, इधर भी बढ़ा दिया तो ये भी एक्सियल पोजीशन आ गई। तो ये होती है एक्सियल पोजीशन। तो हम एक्सियल पोजीशन अच्छी स्थिति को क्लियर कर बैठे ना। इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो चलो हमने क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल माना ए और बी नाम हो गया, और ये इसकी अच्छी स्थिति हो गई, और यहां पर मैंने एक पॉइंट पी लेट कर लिया जो अच्छी स्थिति पर स्थित है, और इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट और क्या याद रखेंगे, ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है तो हमेशा उसके मध्य बिंदु से डिस्टेंस ली जाती है पॉइंट की। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 2l। अब यहां पर एक मिड पॉइंट आ गया हमारा O ले लिया। तो ये O क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों सेंटरों को, इलेक्ट्रिक डायपोल में जो दोनों चार्जेस थे उनके सेंटरों को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट हो गया। अब मान लेते हैं इस मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक्सियल पोजीशन पे जो पॉइंट P है वो एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट P है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। तो देखो ये फिगर अभी कंप्लीट नहीं है हमारा, ठीक है, तो इसको जरा देखिएगा, ये हो गया। अब बताओ टोटल दूरी कितनी होती? 2l। तो हाफ डिस्टेंस कितनी होगी? l। यहां से भी डिस्टेंस कितनी होगी? l। तो बताइए जरा इस प्लस चार्ज से बिंदु P की डिस्टेंस क्या होगी? तो जरा देखो मैथ में ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? r। ये कितनी है? l। तो ये डिस्टेंस होगी r माइनस l हो जाएगी। अब जरा देखो माइनस चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी? तो बिंदु O से कितनी दूरी है? l, और O से ये कितनी दूरी है? r। तो माइनस चार्ज से हो जाएगी r प्लस l। तो ये फिगर मेंशन हो गया हमारा। ठीक, तो इस तरह से फिगर की थ्योरी क्या बनी? ए बी क्या है हमारे पास? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कहाँ रखा हुआ है? एयर मीडियम में रखा हुआ है। फिर इसके किसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कौन सी स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताना है। तो ये बन गई थ्योरी। तो क्लियर हो गया बच्चों को, फिगर मेंशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए, तो थ्योरी कंप्लीट हो गई। मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु माध्यम में रखा है तथा इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये थ्योरी बन गई। चलिए अब ये फिगर मेंशन हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, जो हम लोगों ने चर्चाएं की थी उन चर्चाओं पे डिस्कस करते हैं और उनको यूज करते हैं यहाँ पर, और आसानी से डेरिवेशन आ जाता है। तो चलिए जरा देखिए, ये कैसा चार्ज है हमारा? प्लस चार्ज है। तो अब मुझे ये बताओ प्लस चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है? r माइनस l। ये माइनस चार्ज है, इससे पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है? r प्लस l। तो चलिए देखिए, आपने लिखा था बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए डेरिवेशन था। तो यहां पर ये कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो हम यहां पर लिखते हैं प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो वो होगा E1 इक्वल, फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये देखिए आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो इस आवेश का वैल्यू कितना? Q, मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आवेश हो गया Q अपॉन दूरी का वर्ग। तो बताओ प्लस चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी? r माइनस l। तो r माइनस l का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो मैंने डायरेक्शन के लिए चर्चा की थी कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता वहां पे पॉइंट चार्ज रख दो और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फोर्स देखो, जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हम पॉइंट P पर एक प्रैक्टिकल चार्ज रख देते हैं। तो देखो ये प्लस चार्ज है ना, और ये भी प्लस, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, मतलब इधर भगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस पॉइंट, ये हमारा देखिए B है, तो B से किधर होगा? P की ओर। तो इसका जो डायरेक्शन होगा हमारा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन B टू P पॉइंट, यानी B से P की ओर होगा। ये देखिए,
तो ये डायरेक्शन आ गया। अब सिमिलरली इसी प्रकार ये कैसा चार्ज है हमारा, माइनस चार्ज है, तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो अब बताइए वो कितना आएगा, E2 1/4πε0 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का परिमाण। तो यहाँ पे QO भी हो गया चूंकि दोनों के परिमाण समान होते हैं, अपॉन डिस्टेंस। तो अब बताइए -4 से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी, R+L। तो यहाँ कितना आ जाएगा, R+L का स्क्वायर। अब बताओ ये माइनस चार्ज, अब डायरेक्शन बताना है, तो अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इस प्रैक्टिकल चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा। तो अब बताओ इसका डायरेक्शन कहाँ है, P से A पॉइंट की ओर। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा P to A। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चीज का भी यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा दो चार्जेस से मिलके बना था, एक माइनस और एक प्लस, तो दोनों चार्जेस के कारण मैंने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो एक निकला E1 और एक निकला E2, और दोनों के डायरेक्शन भी निकले। देखिए यहाँ पर E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन पे है। अब जरा देखिए मैं इस फिगर को अलग मेंशन करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा E1 वेक्टर हो गया, यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, E2 वेक्टर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा जो मैंने इस चर्चा पे आ जाते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी पॉइंट पे जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बड़े में छोटे को घटाकर। तो यहाँ पर देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर है, E2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी वेक्टर है। तो अब बताइए पॉइंट P पर दोनों वेक्टर क्या एक ही डायरेक्शन में है, नहीं, साफ साफ दिख रहा अपोजिट डायरेक्शन, E1 इधर है तो E2 इधर है। अब मुझे ये देख रहे हैं दोनों में से बड़ा कौन है भाई, ये चेक करना है। तो देखिए जरा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1 डिस्टेंस स्क्वायर, ये पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर देखिए E1 में दूरी क्या है, R-L। ठीक है ना, तो जरा E1 देखो R-L का होल स्क्वायर हो गया। E2 में कितना है हमारा, प्रोपोर्शनल 1/R+L का होल स्क्वायर। तो देखो मैथ का रूल अप्लाई करो, यहाँ पे देखिए जो हमारा ये हर है 1/R-L जो हर है, ये इसमें देखिए R में L को घटाया गया है, तो ये डिस्टेंस है कम, और यहाँ देखो R में L को जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस है ज्यादा। तो बताओ ये भिन्न है ना, तो इसका अंश एक और हर कितना R+L, तो ये बड़ी वैल्यू है ना, तो ये बड़ी होगी तो E2 कम हो जाएगा। यहाँ पे दूरी कम होने से E1 बड़ा हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट P पे चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, साफ साफ दिख गया। तो कौन बड़ा है, E1 बड़ा है और E2 छोटा है। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। ठीक, इसको भी डिलीट कर देते हैं, अब इन सब का काम खत्म हो गया। तो अब बताइए कौन बड़ा है, E1 बड़ा और E2 छोटा है। तो अब बताइए बिंदु P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, परिणामी वैद्युत, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा E इक्वल कौन बड़ा है, E1 माइनस E2। ठीक है ना, तो अब बताइए E1 में मैंने E2 को क्या किया, घटा दिया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। अब बताइए E1 बड़ा है तो डायरेक्शन भी कहाँ होगा, E1 की ही डायरेक्शन पे होगा। कहाँ होगा, E1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, किधर होगा, बड़े E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होगा। तो अब बताओ E बराबर कितना आ गया, E1 माइनस E2 निकल आया हमारा। कंफर्म हो गया ना। ठीक, अब यहां पर हम E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए E1 की जगह क्या लिख देते हैं, 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। अब मैथ यूज करना और कुछ नहीं रह गया, बस सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए इसको। तो देखिए Q/4πε0 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 -
आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ जाएगा हमारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों का नोट हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, समझ गए होंगे बच्चे, ठीक। अब देखिए जरा इतना आ गया। अब देखिए इक्वल क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर इसको खोल दीजिए तो आर धन एल, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ा होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा है ना बच्चों ने, माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट लगा दिया बड़ा ब्रैकेट, अपॉन ये लिखा हुआ है r प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर लिखा रहने दो। अब देखिए q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन, अब देखिए मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अब देखिए इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो ये लिखा हुआ ए प्लस बी, ए माइनस बी के टर्म्स में लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, ठीक, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया। अब हमारा आ गया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2rl में 2rl को ऐड कर दो, कितना आ गया हमारा 4rl आ गया, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया हमारा। अब देखिए इसको हम अपने तरीके से और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको इस तरह लिख लेते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2r 2l इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए मैंने 4 को 2 इंटू 2 में डिवाइड कर दिया, ये हमारा r हो गया और ये हमारा l यहाँ आ गया, ठीक। अब जरा गौर से देखिए हम इसको इस टर्म्स को इस टर्म्स में लिख सकते हैं हम। अब देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l हमने अभी अभी पढ़ा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है p इक्वल q इंटू 2l, चर्चा की थी। तो देखो इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, p लिख देते हैं इंटू 2r अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे r भी डिस्टेंस है और l भी डिस्टेंस है, तो दोनों दूरियों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो दो दूरियों को घटाने के बाद ही लिखा जाएगा। तो देखो हमने चर्चा की थी इलेक्ट्रिक डायपोल में कि दोनों चार्जेस के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 2l और उसकी आधी दूरी क्या होती है l। तो यहाँ पे बताइए l क्या है हमारी, बहुत छोटी दूरी हो जाएगी, क्योंकि 2l ऑलरेडी पहले से अल्प दूरी होती है और ये उसका आधा है, तो ये और छोटा होगा, जब छोटी राशि का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि एल स्क्वायर इज ए वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटी राशि होगी, इतनी मिनिमम क्वांटिटी होगी कि इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसको यदि छोड़ देते हैं तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपान आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये निकल आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बटे r की पावर 4 आ गया। अब ये r नीचे जाएगा तो एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गया। तो ये डेरिवेशन समझ में आया बच्चों को। अब जैसे इसकी डायरेक्शन यदि पूछी जाए तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, तो ये इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, माइनस से प्लस की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी माइनस से प्लस की ओर। यानी कहने का मतलब है एक्सियल पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसकी डायरेक्शन
कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ओर होती है। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। तो बताओ एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला? इक्वल 1/4πε0 2p/r³। यदि हम 1/4πε0 2p को कांस्टेंट कर दें तो E प्रोपोर्शनल 1/r³ हो जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जब बिंदु आवेश के कारण निकलता है तो वो E प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सियल पोजीशन पर आ गया, एक्सियल लाइन पर आ गया। तो डेरिवेशन नोट हो गया होगा, बच्चे समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, और इसी के साथ एक दूसरा डेरिवेशन भी आता है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे आज ही इसी वीडियो में। तो ये एक्सियल लाइन पे था। अब देखिए हम इक्वेटोरियल लाइन पर, अब हम इसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। कहाँ पर? निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। ठीक है, या इसको विषुवत भी कह दिया जाता है। विषुवत स्थिति पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो ये देखिए थोड़ा सा उससे टफ हो जाएगा, बस मैथ और वो जो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट होती है उनको ध्यान रखना, आसानी से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसका भी फिगर मेंशन करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान देना, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो ये देखो हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ठीक है, ये A और ये B, टोटल दूरी कितनी हो गई? 2L। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकाली जाती है इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से, वो हमेशा मिड पॉइंट से निकाली जाती है। कहाँ से? मिड पॉइंट से। तो अब देखिए यहाँ पे हमको निरक्षीय स्थिति लेना है, यानी इक्वेटोरियल लाइन लेना है। तो हमने पढ़ा था एक्स अक्ष और ये क्या है? वाई अक्ष। तो जो हमारा इक्वेटोरियल लाइन्स होता है वो दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल को मिलाने वाली लाइन्स के परपेंडिकुलर होता है। तो कुल मिला के हम वाई अक्ष कह सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल को मिलाने वाली ये रेखा हो गई, तो इसके परपेंडिकुलर जो हमारी एक्सेस हो गई, ये कौन सी? इक्वेटोरियल लाइंस हो गई हमारी। ठीक है, तो मिड पॉइंट हो गया O, इससे कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, जिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो अब हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो एक ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो मैंने P को क्या किया? माइनस चार्ज से मिला दिया और P को प्लस चार्ज से मीट कर दिया। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पे मैथ अप्लाई करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2L। तो अब बताइए मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी? L। यहाँ से भी कितनी डिस्टेंस होगी? L। अब जरा देखिए हमारे पास यहाँ पे ये POA एक ट्रियंगल बना, ट्रियंगल POA। तो सारे बच्चों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखा होगा। तो ये 90 अंश का एंगल है, तो ये क्या हो गया हमारा? कर्ण। तो हमने पढ़ रखा होगा लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, लंब का वर्ग कर्ण होगा हमारा ये। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो जो हमारी ये AP लाइन है, तो AP स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर आ जाएगा हमारा। तो बताइए OP कितना था हमारा? R स्क्वायर धन L स्क्वायर। तो बताइए AP इक्वल क्या आ जाएगा? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बताओ P को जब हमने A से मिलाया तो ये डिस्टेंस निकल करके आ गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम डिस्टेंस ये भी हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अब जरा देखिए फिर हम वही अपना पुराना फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए फिर वही चीज, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए कितना निकलेगा? E1 इक्वल 1/4πε0 चार्ज अपान दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट हट जाएगा जब इसका स्क्वायर हटाएंगे मैथ के रूल से। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन, तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल चार्ज रख दो, तो ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो गया? B से P
P की ओर। तो डायरेक्शन कहाँ होगा, B टू P हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा ये माइनस चार्ज हो गया, तो अब माइनस Q आवेश के कारण सेम वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा होगा E2 1/4πε0, चार्ज अपान डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस L² का होल स्क्वायर 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल चार्ज जो रखा हुआ है तो ये निगेटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी, तो B से A की ओर। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, P टू A, ठीक। और इसकी डायरेक्शन इवन की क्या है, B से P की ओर। तो इस तरह से हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ गए, ठीक। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकल तो आए, मैग्नीट्यूड निकल आया, अब इनका डायरेक्शन भी पता हो गया। अब इनको अलग से मैं इस फिगर को मेंशन करता हूँ। तो देखिए काम करते हैं, इस फिगर को यहाँ से हम थोड़ा सा अलग बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए पॉइंट P हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया, इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1। अब देखिए यहाँ पर बच्चों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि वेक्टर रूल्स अभी देखें कि यदि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते तो उनका रिजल्टेंट सम करके निकाला जाता है, क्या एक ही डायरेक्शन में है, नहीं है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जैसे पिछले एक्सियल लाइन पे देखा था, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो ना तो एक ही डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन पे है, बल्कि अजीब टाइप का फिगर बना हुआ। तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अब करने के लिए क्या बचता है हमारे पास, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा बच्चों को। क्या करना पड़ेगा, जब मैंने P को A से यहाँ मिलाया था तो सपोज करो ये एंगल हमारा थीटा था, इस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं। अब चूंकि देखिए इस ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो जब बताओ इस लाइन के सामने का एंगल थीटा, तो ये लाइन भी सेम है, तो इसके सामने का भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। अब एक काम और करते, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को मिलाने वाली जो रेखा थी इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा मैथमेटिक्स रूल में ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई और ये रेखा इसको ड्रॉ कट कर रही है। तो जरा देखिए मैथ का रूल पहले समझ लीजिए। जैसे मैथ में पढ़ा होगा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और कोई रेखा इसको ऐसे तिरछा काट रही, तो ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। तो बताओ यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इस लाइन को जरा गौर से देखो, इस लाइन को देखो, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली उसी प्रकार इधर का एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। और आपने पढ़ा होगा मैथ में दो लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये देखिए एंगल भी सेम होते हैं एंगल। तो ये एंगल थीटा, तो इसके साथ देखिए ये लाइन इसको और ये लाइन कट कर रही है इसको, ये दोनों, तो इधर का एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर का एंगल भी थीटा, इधर का एंगल भी थीटा, तो हमने एंगल मेंशन कर लिया, ठीक। तो अब देखिए इनको सॉल्व करने का तरीका है कंपोनेंट्स। तो सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कॉस और एक साइन में। तो देखिए अब हमारा E1 का कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो जरा देखिए E1 का कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो E1 बताइए इस रेखा के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो सारे बच्चों ने पढ़ा होगा जिस लाइन के साथ कोई वेक्टर एंगल बनाता है उस लाइन के एलोंग जो वेक्टर होता है वो कॉस होता है। तो इधर हमारा आ जाएगा E1 कॉस थीटा कंपोनेंट्स, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, E1 साइन थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार E2 देखो इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो E2 का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होगा वो होगा E2 कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर होगा हमारा E2 साइन थीटा। ये वेक्टर के रिजॉल्विंग जो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ निकाले, तो ये सारे क्लास 11th में पढ़ाए गए होंगे बच्चों को। तो देखिए अभी इस वेक्टर की वैल्यू और इसके मैंने कंपोनेंट्स निकाल लिए, तो मैं इसका अलग फिगर फिर मेंशन करता हूँ। तो अब देखिए पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया हमारा E1 साइन थीटा, इधर आया हमारा E2 साइन थीटा, और इधर निकला E1 कॉस थीटा, और इधर भी निकला E2 कॉस थीटा।
तो देखो पॉइंट P पे जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए तो जरा गौर से देखिए, E1 का जो मैग्नीट्यूड है और E2 का जो मैग्नीट्यूड है देखिए सेम आ रहा है सेम। तो देखो E1 और ये E2, ये E1 साइन थीटा, ये E2 साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, अब देखिए जरा कंपोनेंट्स कौन सा बचा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो है वो कहाँ, एक ही डायरेक्शन पे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर सम करके निकाला जाता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बता देंगे। ठीक है, तो अब बताइए पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा P इक्वल, अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब हम एक काम करते, E1 की वैल्यू रख देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है Q अपान R प्लस L था हमारा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था, प्लस E2 की वैल्यू 1/4, मिस्टेक हो रहा है, cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो अब जरा देखिए दोनों सेम टाइप लिखे हुए हैं, तो अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q cos थीटा अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब फिर फिगर में आ जाइए। ठीक है, देखिए फिगर की बहुत हेल्प लेनी पड़ रही है हमको। अब देखिए ट्रायंगल POA, ये ट्रायंगल POA में ये एंगल कितना है, थीटा। तो बताएं इसमें हम क्या करते हैं, cos थीटा निकालना चाहते हैं। तो cos थीटा कैसे निकलेगा, सारे बच्चों ने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, ठीक है ना, लाल बटे कक्का। तो देखिए cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने क्या हो गया, लंब, तो आधार कितना हो गया, OA। तो cos थीटा बराबर हमारा हो गया OA और बटे ये देखिए हमारा कर्ण कितना था, अंडर रूट, पहले हम AP लिख लेते हैं, AP। अब OA कितना हमारा, L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए फिर सारे बच्चों को पता चल गया, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, जब रूट हटाएंगे तो 1/2 1/2 पावर आ जाएगी। अब देखिए हमने फिर पढ़ रखा है Q इंटू 2L इक्वल क्या होता है हमारा, P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो देखो इसकी जगह पर मैं फिर क्या लिख दूंगा, P लिख देता हूँ, इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ, P लिख देता हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। क्योंकि हमने पढ़ा होगा मल्टीपल में जब बेस इक्वल होते हैं तो उनके पावर जो होती है उनको सम कर दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे बेस के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो इन दोनों बेस सेम है, तो जब इनका मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों पावर को जोड़ दिया जाएगा। तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो कितना निकला हमारा, इतना वैल्यू आ गया। फिर वही केसेस पहले वाला, चूंकि L स्क्वायर इज ए वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, तो L स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ ड्रॉप कर देंगे, तो इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब, सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा निकल आया कौन सी, इक्वेटोरियल लाइन से यानी निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की
वैल्यू निकल आई। अब जैसे देखते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो E1 का डायरेक्शन इधर था, E2 का डायरेक्शन इधर था, हमने कंपोनेंट्स इधर निकाले, तो जब कंपोनेंट्स इधर निकले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही निकलेगा। अर्थात ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, ये माइनस चार्ज और ये प्लस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ था, इधर था। तो बताओ इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। कैसे होगा, अपोजिट। तो याद रखना एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, और इक्वेटोरियल लाइन यानी आपका निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन इधर होता है। ठीक है, और फार्मूला भी याद रखिएगा, एक्सियल पोजीशन पे यहाँ 2 रहता है और इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे 2 नहीं रहता, बाकी डेरिवेशन आपने देख लिया। तो ये 2 डेरिवेशन थे, इनको बच्चे समझ चुके होंगे, इनको कॉपी में रिपीट करें, मैथमेटिकल द्वारा इनको लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों डेरिवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अदर पॉइंट जो जनरल पॉइंट होता है उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। ठीक, और इसके अदर डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक।